Hello everyone. This video is about when people rebel 1857 and after of History chapter 5 of class 8, and in this chapter we learn about policies and the people, peasants and the sepoys, fight between the company and nawabs and rajas etc. So let's read about when people rebel 1857 एंड आफ्टर मीन्स जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद. सो फर्स्ट वी डिस्कस दिस टॉपिक पॉलिसीज एंड द पीपल मीन्स नीतियाँ और लोग. In our previous chapters, we have studied that the policies made by the Britishers were affecting the life of the Indian people in many ways. These policies of East India Company had effect on different people such as kings, queens, sepoys and peasants. So they started resisting against the Britishers as these policies were against their rights and sentiments. जो नीतियाँ और लोग थे हम हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था हमने इसमें पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ और जनता पर उनका क्या प्रभाव पड़ा था. और हमने यह भी पढ़ा कि इन पॉलिसीज़ से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों और सिपाहियों पर किस प्रकार से अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट पड़ा था. और हम यह भी देख चुके हैं कि जो पॉलिसीज़ थी और जो कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी उनका लोग किस तरीके से विरोध करते हैं. नेक्स्ट, नवाब्स लूज देयर पावर मीन्स नवाबों की छिनती सत्ता. Since the mid-18th century, the kings had seen their power deteriorating. They were losing their authority gradually. Residents were appointed in many states and the kings were not allowed to keep their army. Most of them lost their territories. Many kings and queens tried to negotiate with the company in order to safeguard their interest. For example, Queen Lakshmi Bai wanted the company to recognize her adopted son as the legal heir after her husband's death. Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Bajirao II, pleaded that he should receive his father's pension as he was his legal heir. But the Britishers never accepted this as they were sure of their power. जब नवाबों की छिनती सत्ता जो थी 18वीं सदी के मध्य में जो राजा और नवाबों की ताकत थी वो छिनने लगी थी और उनकी सत्ता और जो सम्मान था दोनों खत्म होते जा रहे थे. बहुत सारे जो दरबार थे उसमें रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे और जो स्थानीय शासक थे उनकी जो फ्रीडम थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और जो स्थानीय शासक थे उनकी सेना को भी भंग कर दिया गया था और उनके जो रेवेन्यू का जो वसूल किया जाता था राजाओं के द्वारा रेवेन्यू लेने का अधिकार जो था वो और जो इलाके थे वो एक एक करके छीने जा रहे थे. बहुत सारे जो स्थानीय शासक थे उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बातचीत की. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनकी पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले. वैसे ही पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे, अडॉप्टेड सन थे, नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन कंपनी देती थी वह उनके पिता की मृत्यु के बाद नाना साहब को मिलने लगे. अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सभी निवेदनों को ठुकरा दिया. अवध was the last territory to be annexed
In 1801, Britishers imposed subsidiary alliances there. According to the rule of subsidiary alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed force. They had to keep company's army and pay their maintenance. In 1856, they took over it on the pretext of misgovernment of the territory. If they failed to do so, the part of their territory was taken away as penalty by the Britishers. This was done by Lord Dalhousie. The company even tried to destroy disintegrate the authority of Mughals. The stopped minting coin on the Mughals name. तो जो अवध की टेरिटरी थी, रियासत थी, अंग्रेज़ों के कब्ज़े में जाने वाली आखिरी रियासत में से थी। मतलब सारी रियासतें कंपनी अपने कब्ज़े में लेने लगी थी, लेकिन जो अवध था, अवध की रियासत थी, ये सबसे आखिरी में 1801 में ये अंग्रेज़ों के कब्ज़े में गई। और 1801 में अवध पर एक सहायक संधि, सबसाइडरी अलाइंसेस मीन्स सहायक संधि का थोपा गया। और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्ज़े में ले लिया और गवर्नर जनरल डलहौजी जो थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए, ठीक से चलाने के लिए ब्रिटिश सत्ता को उसे अपने हाथों में लेना होगा। उसको ब्रिटिश सत्ता को या ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पूरा टेरिटरी पे काम वगैरह जो है शासन है अच्छी तरीके से चल सके। कंपनी ने मुग़लों के शासन को ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी और कंपनी के द्वारा जारी किए जो सिक्के थे उस पर से मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया गया। इन 1849 Governor General Dalhousie announced that the successor of Bahadur Shah will not stay in the Red Fort, and in 1856 Governor General Canning declared that the Mughal kingdom had come to an end with the death of Bahadur Shah, and his successors would be now as prince and not king. Means जो कंपनी 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उन्हें दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और 1856 में जो गवर्नर जनरल कैनिंग थे, उन्होंने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। द पीसेंट्स एंड सिपाहीज मीन्स किसान और सिपाही। इन द countryside, the peasants and zamindars were burdened with the heavy taxes and rent levied on them. Even the method of collecting rent was very harsh. Many failed to pay their loans to money lenders, and they were forced to give away ownership rights of their lands. जो किसान और सिपाही थे गाँवों में किसानों और जमींदार को भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। बहुत सारे जो लोग थे महाजनों से लिया कर्ज लौटा नहीं पा रहे थे और इसके कारण उनकी पीढ़ियों के हाथ से जो पुरानी ज़मीनें थी वो उनके हाथ से निकलती जा रही थी। उनका ऑनरशिप जो था जो पहले से उनके पीढ़ियों से उनकी ज़मीन थी वो उसका ज़मीन पर जो ऑनरशिप था वो सब छीनता जा रहा था उनके हाथों से, ज़मींदारों के हाथों से, किसानों के हाथों से निकलता जा रहा था।
The Indian sepoys were also unhappy about their salary allowances and the condition of service. Some of the new rules were also against their religious sentiments. For example, in those days, people feared to cross the sea as they had the myth of losing their religion if they crossed the seas. So, when in 1824 they were asked to cross the sea to go to Burma, they simply rejected it, though the sepoys were ready to go there by land route. Hence, they were severely punished but as the issue remained unresolved. So, in 1856, the company passed a new law that every Indian who wanted to be a part of the army had to agree to serve overseas. फिर इसके आगे कंपनी के तहत जो काम करने वाले इंडियन सिपाही थे उनमें असंतोष की अपनी एक अलग रीज़न था। वे जो थे अपने जो उनको सैलरी और अलाउंसेस और जो कंडीशन ऑफ सर्विस थी उसके कारण वो परेशान थे। कई नियम उनकी धार्मिक भावनाओं को और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र के पार नहीं जाना चाहते थे। उनके अंदर एक ये थॉट था कि समुद्र के पार जाने से समुद्र की यात्रा करने से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए वे समुद्र के उस पार जाना नहीं चाहते थे। ऐसी उस समय धारणा थी। लेकिन जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का ऑर्डर दिया गया तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने क्या किया, ज़मीन के रास्ते जाने को अलाउ किया और मतलब उनको इतराज़ नहीं था कि वे ज़मीन के रास्ते जाएंगे। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन सभी सिपाहियों को सख्त सज़ा दी गई क्योंकि वे समुद्र के रास्ते नहीं जा रहे थे, ज़मीन के रास्ते जा रहे थे। और अभी यह मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा और इस कानून में यह साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र के पार भी जाना पड़ सकता है। Sepoys were also against the Britishers' behavior with the peasants as many of them were from the families of peasants. So, the anger of the peasants quickly spread among the sepoys. सिपाही जो गांव की हालत से भी परेशान थे, बहुत सारे सिपाही खुद किसान भी थे। वे अपने परिवार गांवों को छोड़कर आए थे और इस कारण से किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स मीन्स सुधारों की क्या प्रतिक्रिया हुई, इस तरीके की जो हो रहा था ऐसी कंडीशन थी तो उनमें सुधार के क्या रिस्पॉन्स थे ये आगे हम देखेंगे। द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड चेंजिंग द सोसाइटी ऑफ इंडिया। दे प्रोहिबिटेड सती एंड इनकरेज्ड विडो रीमैरिज। आफ्टर 1830 इट बिकम easier for Christian missionaries to own land in India. In 1850, a new law was passed that enabled the converts to inherit their ancestral property. Many Indians started believing the Britishers were trying to destroy their religion, culture and custom. जो अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना बहुत ज़रूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को उन्होंने बढ़ावा देने का कानून बनाया और साथ ही अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा को बहुत ही प्रोत्साहन दिया गया ताकि अंग्रेज़ इन सभी तरीक़ों से वो मतलब रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म कर सकें।
और 1830 के बाद कंपनी ने क्या किया कि ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी परमिशन दे दी। और 1850 में एक नया लॉ बनाया गया जिसमें ईसाई जो धर्म थे वो उसको अपनाना आसान हो गया। इस लॉ में ये प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय क्रिश्चियनिटी को अपनाना चाहता है, ईसाई धर्म को अपनाना चाहता है, तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले के ही जैसा रहेगा। उसको सारे जो राइट्स हैं उसके संपत्ति पे, उसके ज़मीन पे, वो पहले के जैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर वो क्रिश्चियनिटी को अपनाता है, अगर वो क्रिश्चियनिटी नहीं अपनाता तो जो अंग्रेज़ों के जो लॉज थे उसके अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे भारतीयों को यकीन तो हो गया था कि अंग्रेज़ उनका धर्म और उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी भारतीय थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन जो रिफॉर्मर्स थे, उन सामाजिक सुधार थे, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो इन दिस चैप्टर टॉपिक ऑफ policies and the people, all content is enough. Thank you for watching.